वायसराय में इससे पहले हमने करजन तक कर लिया था। आज हम अर्ल ऑफ मिंटो सेकंड को करेंगे और हार्डिंग द्वितीय को करेंगे। करजन 1905 में इस्तीफ़ा देके वापस चला गया। करजन के बाद अगले जो वायसराय है वो है अर्ल ऑफ मिंटो सेकंड। अर्ल ऑफ मिंटो सेकंड के समय की जो घटनाएं हैं अब एक एक करके हम करेंगे। अर्ल ऑफ मिंटो सेकंड के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना तो ये हुई कि बंगाल विभाजन को इन्हीं के समय लागू किया गया। इससे पहले हम देखे हैं कि जुलाई में ही बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी करजन ने, लेकिन करजन वापस चले गए थे। 16 अक्टूबर 1905 को अर्ल ऑफ मिंटो सेकंड ने बंगाल विभाजन को लागू किया, जिसको लेके स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। मिंटो सेकंड के समय ही जो कांग्रेस का 1906 में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, इसी में पहली बार उग्र राष्ट्रवादियों के जो कार्यक्रम थे, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, बहिष्कार और स्वराज, तो ये जो कार्यक्रम थे इनकी पुष्टि इसी 1906 के अधिवेशन में की गई। अर्ल ऑफ मिंटो सेकंड के समय जो अगली महत्वपूर्ण घटना हुई वो थी मुस्लिम लीग की स्थापना। इससे पहले हम देखेंगे कि करजन के समय ही करजन ने इन्होंने मुलाकात की थी ढाका के नवाब से, सलीमुल्लाह खां से, और इन्होंने ये कहा था कि अगर मुस्लिम राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रहें तो मुसलमानों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देंगे। इसके अलावा जब पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में बंगाल विभाजन हो जाएगा तो पूर्वी बंगाल का ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाएगा। 1906 में मिंटो सेकंड के समय एक मुसलमानों का एक अभिजन दल, एक कुलीन मुसलमानों का दल शिमला में वायसराय से मिला, और वायसराय से मिला तो वहाँ वायसराय ने इनको ये वादा किया कि हम आपको जो अगले सुधार होंगे भारत में उसमें आपको पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाएगा। और इसी के बाद दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। और मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे बकारुल मुल्क। तो बकारुल मुल्क मुश्ताक इसके पहले अध्यक्ष थे। कहीं कहीं आगा खां भी मिलता है, लेकिन ये पहले अध्यक्ष यही थे, बकारुल मुल्क मुश्ताक। तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई इस समय। अगली जो महत्वपूर्ण घटना हुई मिंटो सेकंड के समय वो थी कांग्रेस का सूरत विभाजन। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ और इसी में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया। अब इसके पीछे जो कारण था वो ये था कि जो उग्र राष्ट्रवादी थे वो बहुत समय से ये प्रयास कर रहे थे कि उनमें से कोई कांग्रेस की अध्यक्षता करे। ख़ास तौर पे तिलक को चाहते थे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना। लेकिन 1905 का जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाया गया। तो उस समय तो विरोध नहीं हुआ क्योंकि सर्वमान्य नेता थे ये। 1906 का जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तब उग्र राष्ट्रवादियों की को ये उम्मीद थी कि उनमें से कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। लेकिन 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। अब दादा भाई नौरोजी भी सर्वमान्य नेता थे, तो इसलिए विरोध नहीं हुआ। 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था ये होना था नागपुर में, और नागपुर ये उग्र राष्ट्रवादियों का गढ़ था। और जो स्थानीय स्वागत समिति होती थी, तो स्थानीय स्वागत समिति ही अध्यक्ष का चुनाव करती थी। लेकिन नागपुर से अधिवेशन सूरत लाने में सफल रहे फिरोज शाह मेहता। तो ये उदारवादी नेता थे फिरोज शाह मेहता। इन्होंने अधिवेशन का स्थल बदलकर सूरत कर दिया। तो नागपुर से सूरत चला आया अधिवेशन। सूरत जो है ये उदारवादियों का गढ़ था, और यहाँ जो अध्यक्ष चुने गए वो चुने गए रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष जब चुने गए अध्यक्ष, तो इसके बाद अब उग्र राष्ट्रवादियों और उदारवादियों में जो झगड़ा चला आ रहा था वो सतह पे आ गया, और अधिवेशन स्थल पर ही जूता चप्पल चलने लगा। झगड़ा हो गया आपस में,
कुर्सियां फेंकने लगे लोग, और ये अधिवेशन नहीं हो पाया। और यहीं पे कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई। ये जो विभाजन हुआ, इसके बाद 1908 में एक इलाहाबाद में स्पेशल अधिवेशन हुआ, और इस स्पेशल अधिवेशन में इस विभाजन पर पूरी तरीके से मुहर लगा दी गई, पूरी तरीके से पुष्टि कर दी गई, और इस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस के विभाजन का खामियाजा ये भुगतना पड़ा कांग्रेस को कि कांग्रेस कमज़ोर पड़ गई। जो गरम दली थे, गरम दलियों को उठा के ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया। जैसे तिलक को, अजीत सिंह को मांडले जेल भेज दिया गया, 6 साल की सज़ा हुई तिलक को। तो इस तरीके से जो उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन था उसको अंग्रेज़ सरकार ने दबा दिया, और बाद में जो सुधार किया गया उन सुधारों से संतुष्ट कर दिया उदारवादी दल को। तो इसका राष्ट्रीय आंदोलन पे ये प्रभाव पड़ा कि हम देखेंगे कि 1907 का जो सूरत विभाजन है, 1907 से लेकर 1916 तक राष्ट्रीय आंदोलन में एक शून्यता दिखाई देती है। इस बीच कोई आंदोलन नहीं चल रहा। तो ये सूरत विभाजन मिंटो सेकंड के समय ही 1909 में एक लंदन में इंडिया ऑफिस का नौकरशाह था करजन वायली। तो करजन वायली की हत्या कर दी थी मदन लाल धिंगरा ने। जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही मिंटो सेकंड के समय, वो ये थी मार्ले मिंटो सुधार, 1909 का जो अधिनियम आया। तो हम ये देखेंगे कि अब 1909 का अधिनियम जो आया, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि रही, और 1909 के अधिनियम का विस्तार से चर्चा करेंगे। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार आया, इससे पहले हम देखेंगे कि 1892 में अधिनियम आया था। लेकिन 1892 का जो अधिनियम था उससे कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी, और बार बार कांग्रेस नए सुधारों की मांग कर रही थी। उग्र राष्ट्रवादियों ने भी बहुत आलोचना की थी कि जो उदारवादी हैं इनकी भिक्षावृत्ति की नीति से कुछ प्राप्त हुआ नहीं। तो लगातार कांग्रेस मांग करती आ रही थी कि फिर से नए सुधार लाए जाएं और उनमें भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं। 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई, और मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, इसके ठीक पहले मुसलमानों का एक अभिजन वर्ग जाके मिला था वायसराय से, और वायसराय ने ये वादा किया था कि जो अगले सुधार आएंगे उसमें आप लोगों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाएगा, यानी कि मुसलमानों के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी, केंद्रीय विधानसभा हो चाहे प्रांतीय विधानसभा हो, और उन सीटों पर केवल मुस्लिम खड़े होंगे, और जो मतदाता होंगे वो भी मुसलमान ही होंगे। तो ये मुस्लिमों से भी वादा किया गया था। फिर 1907 में जब सूरत का विभाजन हुआ तो गरम दलियों को उठा के ब्रिटिश सरकार ने आराम से जेल में डाल दिया। तो ये ज़रूरी था कि नरम दलियों को कुछ सुविधाएं दे के इनको शांत कर दिया जाए। तो इसीलिए जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार है, इसको ये कहा भी जाता है कि दमन, समझौता और फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम था। ये दमन उग्र राष्ट्रवादियों का, समझौता उदारवादियों से कि उनको कुछ सुविधाएं दे दी गई, और फूट डालो और राज करो की नीति यानी मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल देके राष्ट्रीय आंदोलन से इनको दूर करने का प्रयास किया गया, हिंदू वर्ग से दूर करने का प्रयास किया गया। अब मार्ले मिंटो जो सुधार है, इसमें अब सुधार क्या किया गया ये हम देखेंगे। तो मार्ले मिंटो सुधार में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा जो थी, दोनों का विस्तार किया गया। केंद्रीय विधानसभा में एक तो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल के अलावा 7 उसकी जो काउंसिल के मेंबर हैं, इसके अलावा एक स्पेशल मेंबर, यानी ये जो 9 सदस्य हैं, इसके अलावा केंद्रीय विधानसभा का विस्तार किया गया और उसमें 60 अतिरिक्त सदस्य जोड़ दिए गए। ये जो 60 सदस्य थे, इनमें से 60 सदस्यों में से 32 सदस्य जो है ये गैर सरकारी सदस्य होते थे, जो निर्वाचन द्वारा आने थे, यानी ये भारतीय सदस्य होते थे और ये चुनाव लड़के आने थे। इसके अलावा 28 सदस्य जो थे ये सरकारी सदस्य होते थे, यानी ये अंग्रेज़ थे। तो इन 60 सदस्यों में से
28 सदस्य तो अंग्रेज हो गए जो सरकारी सदस्य हैं, इनको गवर्नर जनरल सीधे मनोनीत करेगा। 32 सदस्य जो हैं ये गैर सरकारी सदस्य हैं, यानी भारतीय लोग हैं जो चुनाव लड़के आएंगे। अब जो 32 सदस्य थे गैर सरकारी, इनमें से भी 5 सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था, यानी बच गए 27 सदस्य। इन्हीं 27 सदस्यों का चुनाव होना था। अब ये जो 27 सदस्य थे, ये 27 सदस्य भी, इनमें भी कुछ विशेष वर्ग और विशेष हितों से जुड़े हुए लोग थे। जैसे जो 27 सदस्यों का चुनाव होता था, इसमें 6 सदस्य तो जमींदारों द्वारा चुने जाते थे, 6 सदस्य मुसलमानों द्वारा चुने जाते थे, यानी पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते थे, 2 सदस्य बम्बई और मद्रास के वाणिज्यिक मंडलों द्वारा चुने जाते थे। शेष जो 13 सदस्य बचते थे, यही सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाने थे। तो इस तरीके से ये चुनाव होना था। इसी तरीके की व्यवस्था प्रांतों में भी कर दी गई। तो ये इस अधिनियम के तहत ये बदलाव किया गया। अब जो 1909 का मार्लियामेंटो सुधार है, इसके सकारात्मक पक्ष क्या रहे? तो सकारात्मक पक्ष तो ये है कि पहली बार एक तो चुनावों के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। दूसरी चीज़ कि जो सदस्य थे, जो भारतीय सदस्य थे, उनको बजट पर बहस करने, पूरक प्रश्न पूछने और अतिरिक्त ग्रांट की मांग रखने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए, इस अधिनियम की समीक्षा की जाए, तो इस अधिनियम से बहुत कुछ मिला नहीं भारतीयों को। इसीलिए कहा जाता है कि इस अधिनियम से इसकी आलोचना की गई और कहा गया कि इन सुधारों से केवल सुधारों की छाया मात्र प्राप्त हुई, वास्तविक सुधार प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि गवर्नर को वीटो का तो अधिकार ही है। दूसरी चीज़ की केंद्रीय विधानसभा जो है, उसमें सरकारी बहुमत था। हालांकि एक चीज़ थी कि जो प्रांतों में व्यवस्था थी, प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था, लेकिन केंद्र में सरकारी सदस्यों का बहुमत था, यानी आराम से कोई भी बिल ये पास करवा सकते थे। इसके अलावा गवर्नर को वीटो का अधिकार तो होता ही था। दूसरी चीज़ की जो इस अधिनियम के तहत जो मतदान का दायरा था वो बहुत सीमित था। कुछ जो जमींदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उसमें संपत्ति की भी योग्यता थी, शिक्षा योग्यता थी, तो बहुत सीमित मतदान का दायरा बहुत सीमित था और उसकी योग्यताएं बहुत कठोर थी। तो बहुत कम लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया। हालांकि मुसलमानों के लिए थोड़ी सी नरम व्यवस्था थी। फिर जो मतदान की प्रक्रिया थी इस अधिनियम के तहत, वो बहुत जटिल थी, यानी सीधे प्रत्यक्ष कोई चुनाव नहीं हो रहा। जो प्राथमिक मतदाता थे, जितने लोगों को भारत में वोटिंग का अधिकार मिला था, तो ये जो प्राथमिक मतदाता थे, ये लोग चुनाव करते थे नगर पालिका और जिला बोर्ड के सदस्यों का। जिला बोर्ड और नगर पालिकाओं के जो सदस्य होते थे, ये जब चुने जाते थे तो इनको मिला के एक निर्वाचक मंडल बनता था और ये लोग चुनाव करते थे प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का। और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य जो होते थे, ये जब चुन लिए जाते थे तो इनसे मिलाकर एक निर्वाचक मंडल बनता था और ये चुनाव करते थे फिर केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो प्राथमिक मतदाता है और जो केंद्रीय विधानसभा में बैठा हुआ है, उनमें कोई भी संबंध नहीं है। तो इस तरीके से ये बड़ी जटिल प्रक्रिया थी मतदान की। अब एक इसका बहुत बड़ा नकारात्मक जो प्रभाव पड़ा वो था पृथक निर्वाचक मंडल। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया, रिजर्व कर दी गई उनके लिए सीटें। तो इससे इसका खामियाजा ये हुआ कि जो अन्य वर्ग था भारत में, वो भी अब पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करने लगा। बाद में हम देखेंगे कि 1919 के अधिनियम में सिखों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। 1935 में एंग्लो इंडियन हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे महिलाएं हों, ईसाई हों, इन सारे लोगों को भी पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। तो एक ये गलत परंपरा इस अधिनियम से शुरू हो गई। इस अधिनियम की आलोचना की थी जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के चारों तरफ एक लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई और शेष भारत से उनको अलग कर दिया गया। तो एक तरीके से ये पृथक निर्वाचक मंडल से
कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई। मार्ले ने मिंटो को एक पत्र भी लिखा था और इस पत्र में लिखा था कि इस अधिनियम के द्वारा हम नाक के दांत बो रहे हैं, जिसकी फसल बड़ी ही विनाशकारी होगी। तो इसकी फसल विनाशकारी हुई भी। जो 1919 के अधिनियम में जो ये पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया, इससे हिंदू मुसलमानों में जो दरार पैदा हुई वो इतना बढ़ गई कि इसी की चरम परिणति थी 1947 में भारत का विभाजन। 1909 का जो अधिनियम है, इसमें एक चीज़ और की गई थी कि पहले बार किसी भारतीय को, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया, इनको विधि सदस्य बनाया गया था। तो ये 1909 का अधिनियम था, मार्ले मिंटो सुधार। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि मिंटो सेकंड जो है ये 1905 से 1910 तक ये वायसराय रहे। अर्ल ऑफ मिंटो के बाद अब हम हार्डिंग द्वितीय को करेंगे। हार्डिंग द्वितीय का जो कार्यकाल रहा ये 1910 से 1916 तक रहा। हार्डिंग द्वितीय के समय की जो घटनाएं हैं, सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण घटना है इनके समय 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए और जॉर्ज पंचम की शान में इसने दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया और इसी दिल्ली दरबार में एक तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और दूसरे राजधानी जो है वो स्थानांतरित करके कलकत्ता से दिल्ली ले जाए जाने की घोषणा की गई। बाद में 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दी गई। जॉर्ज पंचम का जो दिल्ली दरबार था, इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की थी और बाद में 1913 में गीतांजलि पर इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। हार्डिंग के समय की अगली जो महत्वपूर्ण घटना है, इन्हीं के समय 1913 में गदर आंदोलन हुआ। गदर आंदोलन ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से चलाया गया था और इसको चलाया था सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल ने। और इसका उद्देश्य ये था कि जो भारत में सैन्य छावनियाँ हैं, इनमें विद्रोह भड़काया जाए अंग्रेज़ों के खिलाफ। हालांकि इनकी योजना ये विफल हो गई मुखबिरी के कारण और बाद में गदर आंदोलन को दबाने के लिए 1915 में भारत रक्षा कानून पास किया गया था, हार्डिंग के समय ही। हालांकि ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पास किया गया था, लेकिन इसका उद्देश्य यही था गदर आंदोलन को दबाना। हार्डिंग के समय ही 1914 में कामागाटा मारू की घटना हुई। कामागाटा मारू की जो घटना है, कामागाटा मारू एक पानी का जहाज़ था। इसको किराए पे लिया था जापान से एक बाबा गुरदत्त सिंह थे, तो इन्होंने लिया था किराए पे। और इस जहाज़ से ये कुछ सिख उत्प्रवासियों को और कुछ मुसलमानों को ये कनाडा लेके जा रहे थे। लेकिन जब ये कनाडा के तट पे पहुँचे, वैंकूवर तट पे पहुँचे, तो कनाडा के आव्रजन अधिकारियों ने इनको तट पर उतरने नहीं दिया और यहाँ से इनको वापस कर दिया। इन्होंने बहाना बनाया, एक लगातार यात्रा अधिनियम था वहाँ पे, तो इसी का बहाना बना के इन्होंने इस जहाज़ को वापस कर दिया। जब ये कलकत्ता पहुँचे वापस और बजबज जब पहुँचा जहाज़ और जब ये उतरने लगे यात्री, तो यहीं पे पुलिस ने गोली चला दी। कुछ यात्री मारे गए। बाकी जो लोग पहुँचे पंजाब, तो वो बाद में गदर आंदोलन में शामिल हो गए थे। तो ये कामागाटा मारू की घटना रही। 1915 में, हार्डिंग के समय ही 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और बाद में इन्होंने अपने आंदोलन चलाए। और इसी समय 1915 में ही जो तिलक को 6 साल की सज़ा दी गई थी, तो 6 साल से कुछ महीने पहले ही तिलक को रिहा किया गया 1915 में। 1916 में हार्डिंग के समय ही बीएचयू की स्थापना हुई। मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। और हार्डिंग के समय ही 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जो 1918 तक चला। तो इस तरीके से ये हार्डिंग के समय की घटनाएं हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम
भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसके बारे में जानेंगे।